बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के फ़ौरन बाद अगर आप बुक में देखें तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास चैप्टर 10 के टोटल 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, याद रहे चैप्टर 10 के इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अब आपने क्वेश्चंस की सेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल आंसर देने हैं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती, वो सिर्फ रट्टा लगा लेते हैं और उनको क्वेश्चन को देखते हुए जो कुछ उनके माइंड में आता है सारा लिख देते हैं, 6-7 लाइनें या कोई एक आध लाइन लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ होनी चाहिए। अच्छा बच्चा इसी चीज़ पे फोकस करता है कि हमेशा क्वेश्चंस की सेंस के अकॉर्डिंग उसका सूटेबल आंसर देता है, तभी उसको 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो हम यहाँ पे आपको सूटेबल आंसर देंगे, जिस तरह से हम लिखेंगे उसी तरह से आप तैयार करेंगे और पेपर में भी लिखेंगे। ठीक है जी। तो फिर डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 10.1 क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, ज़रा गौर से समझिएगा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ आएंगे तो तभी आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर को लिखना। तो 10.1 में कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। सिंपल पेंडुलम का टॉपिक आप पढ़ के आ रहे हैं। कहता है सिंपल पेंडुलम की लेंथ को अगर डबल कर दें, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। अब सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में ये एमसीक्यू भी आपको करवा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का किस तरह से आपने आंसर लिखना है प्रॉपर, वो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप आंसर की हेडिंग ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है, आंसर शीट पे। तो वहाँ पे लिखेंगे जी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ वर्डिंग ज़रूर लिखा करें, प्रॉपर तरीके से आपने आंसर लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपके आंसर शीट को देख के, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को देख के पूरे मार्क्स दे। क्योंकि वहाँ पे आपके मासूम चेहरे तो डियर स्टूडेंट्स होंगे नहीं, तो आपने पेपर को ही मासूम बनाना है, खूबसूरत बनाना है, ताकि वो आपके पेपर को देख के आपको पूरे मार्क्स दे। ठीक है जी। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है जी? T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। यही है ना। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो कह रहा है इस लेंथ को अगर डबल कर दें, तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें जी, जब आप लेंथ को डबल करेंगे तो आपको न्यू लेंथ नहीं मिलेगी, तो वो बन जाएगी L डैश। तो इस न्यू लेंथ पे L डैश पे आपसे पूछ रहा है कि T डैश टाइम पीरियड क्या होगा। ये मैंने आसान स्टेटमेंट बना दी है। तो इस L डैश पे T डैश आपने कैलकुलेट करना है। लो जी फिर स्टार्ट करते हैं। T डैश, इसी फार्मूले को, इक्वेशन 1 को देखते हुए T डैश का फार्मूला बना लें। तो 2 पाई स्क्वायर रूट L डैश डिवाइड बाय G बन गया जी फार्मूला। इसे कहते हैं, सपोज करें इक्वेशन नंबर 2। तो इसी इक्वेशन 2 को लेके चलते हैं आगे। ये आ गया जी T डैश इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L डैश की जगह डियर स्टूडेंट्स क्या लिखूं? 2L। तो ये आ गया 2L डिवाइड बाय G। क्लियर है जी। अब इसी फार्मूले को डियर स्टूडेंट्स इस तरह से लिख सकता हूं, T डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 को अलग कर दें और बाकी चीज़ अलग लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फार्मूले पे, L ओवर G। तो देखें स्क्वायर रूट 2 को अलग लिख दिया, बाकी ये वाली चीज़ अलग लिख दी जो बची। तो अब ज़रा इसी फार्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें T डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली ये किसके इक्वल है? इक्वेशन 1 में देखें T के इक्वल है। तो फिर इस सारे की जगह मैं T लिख सकता हूँ। लो जी फिर ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या है इस आंसर का मतलब? कि अगर आप लेंथ को डबल करते हैं, यही था ना कि लेंथ को डबल करने से टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखा लेंथ को डबल करने से
पहले वाले टाइम पीरियड का जो न्यू टाइम पीरियड आया है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आया है। तो देखें ना, पहला वाला टाइम पीरियड क्या है t, तो जो न्यू टाइम पीरियड आया है लेंथ में चेंज आने की वजह से वो है t डैश। तो t डैश जो है वो पहले वाले का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आया है। तो इस तरह डेफिनेशन इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जी 10.2 कहता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग। कहता है एक सर्टन हाइट से आपने एक बॉल को फॉल किया, थ्रो नहीं, थ्रो ऐसे होता है, ठीक है। फॉल किया का मतलब है कि आपने बॉल से अपनी फोर्स को, हाथ वाली फोर्स को सिर्फ रिमूव किया बस, तो बॉल नीचे गया है और वहाँ पे फ्लोर पे हिट किया उसने, फिर वो ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो ये जो बॉल की मोशन है, कहते हैं इसको गौर से देखते हुए बताना है आपने, इज द मोशन ऑफ बॉल सिंपल हार्मोनिक। ये जो बॉल की मोशन है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये आपने बताना है। तो एक्सप्लेन करें। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए स्टूडेंट्स के माइंड में जो कुछ आता है वो लिख देते हैं, एग्जांपल लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिख देते हैं। स्टूडेंट्स ये गलती आपने नहीं करनी, भाई उसने जितना पूछा उतना आप उसको आंसर दें, प्रॉपर आंसर दें, ठीक है। तो हाँ, इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आप सारा कुछ सोच सकते हैं, एग्जाम्पल सोच सकते हैं, आपको समझ होनी चाहिए डेफिनेशन की। फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर किस तरह से लिखना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चंस के मुताबिक कुछ चीज़ें समझें, समझ होगी तो फिर आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ाई गई है, बताई गई है, मैं रिपीट करने लगा हूँ। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक मोशन क्या थी कि अगर एक बॉडी अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है तो ये मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। फिर से सुन लें, अगर एक बॉडी अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो ये मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाती है। क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यही पीरियोडिक मोशन अगर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट परफॉर्म हो रही हो, मीन पोजीशन के अबाउट परफॉर्म हो रही हो, तो यह कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर, समझ आ गई ना। एक दफ़ा और आसान करके समझा देता हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है अबाउट अ मीन पोजीशन, लेकिन इसमें एक चीज और भी याद रखनी है, अंडर रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन अंडर रीस्टोरिंग फोर्स तो ये मोशन कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब समझ आ गई। तो अगर ये डेफिनेशन की आपको समझ है तो फिर बॉल की मोशन को गौर से देखें और बताएं क्या ये बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बताएं शाबाश कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, पहले कमेंट सेक्शन में आंसर दें, जरूर आंसर दिया करें कमेंट्स के अंदर। अगर टीचर की बात मानेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, नहीं तो फिर जिस तरह से आप चल रहे हैं फिर चलते रहें, फिर देख लीजिएगा तमाशा एंड पे। सही, तो इसको क्लास ही समझे, क्लास हो रही है। तो अगर जो मैं बात आपसे कहता हूँ इसका प्रॉपर तरीके से आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर भी दिया करें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा ये जो बॉल की मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो फिर आप लिखेंगे आंसर, अब किस तरह से लिखना है मेरे साथ साथ लिखें, नो, उसके बाद कॉमा या सेमीकोलन में आप डाल सकते हैं, नो द मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल, द मोशन of bouncing ball is not simple harmonic motion. Simple harmonic motion because during this motion of ball mean position is not
स्पेसिफाइड, ठीक है। एंड it does not fulfill the necessary condition, the जगह भी कम पड़ गई है, necessary condition of simple harmonic motion, ठीक है। यानी कि अब आंसर में देखें कि हमने क्या लिखा है कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि इसमें मीन पोजीशन नहीं है, नहीं बताया गया, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट बॉडी अपनी मोशन को रिपीट नहीं कर रहा, सही है। और इसीलिए फिर हमने कहा कि इट डज नॉट फुलफिल द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए तो ये कंडीशन हर हाल में फुलफिल होनी चाहिए, क्या कि एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करे अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। क्या आपको नज़र आ रही है रीस्टोरिंग फोर्स? नहीं। क्या मीन पोजीशन के अबाउट आपका बॉल ऊपर नीचे आ रहा है? नहीं। इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर हो सकता है इधर जा रहा हो, इधर आ रहा हो। तो इसीलिए डेरिवेशन हमने कहा कि ये बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो गई हैं, आंसर आपके सामने है, आंसर की समझ आ गई है। अब आप इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 10.3। 10.3 की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है डेरिवेशन अगर एक स्टूडेंट, वो लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, कहता है अगर वो 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और सिंपल पेंडुलम लेके, ठीक है, उसमें वो क्या करे, 2 डिफरेंट मैसेज का यूज़ करे। एक मैस ज़्यादा है, एक बॉब का मैस क्या है, कम। तो 2 डिफरेंट मैसेज के बॉब्स को यूज़ करते हुए अगर वो एक स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम की मोशन को परफॉर्म कर रहा है, तो फिर बताएं कि उन डिफरेंट मैसेज ऑफ द बॉब्स की वजह से क्या टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ता है। देखें ना, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिड नॉट चेंज। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप कहेंगे नो। तो वो कहता है डिड नॉट चेंज, चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एमसीक्यू भी तो पूछ सकता है ना। तो आप कहेंगे डिफरेंट मैसेज से आपके सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता। तो वो उसने खुद कह दिया कि भाई चेंज नहीं आता। वाई, क्यों? आपने सिर्फ वजह बतानी है कि अगर आप कोई 2 डिफरेंट मैसेज के बॉब्स को यूज़ करके सिंपल पेंडुलम की मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं और उससे आप टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका कहता है कि टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो आपने रीज़न बतानी है कि क्यों उसके टाइम पीरियड पे फ़र्क नहीं पड़ता मैस को चेंज करने से। तो डेरिवेशन बहुत आसान सा आंसर है इसका। सबसे पहले आप लिखेंगे कि एज वी नो दैट, या एज, जैसा कि हम जानते हैं क्या, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। ये बन गई जी क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई टाइम पीरियड का तो फार्मूला ये है, तो इस फार्मूले में देखें कहीं M आ रहा है, मैस आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो जब मैस को आप चेंज करेंगे तो उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे लिख लें कि टाइम पीरियड, टाइम, बच्चे सिर्फ फार्मूला लिख के आ जाते हैं, नहीं, आपने वर्डिंग भी मेंशन करनी है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द बॉब। बॉब के मैस को चेंज करने से टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉब के मैस पे टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है। सही है। अब ये तो आंसर हो गया। अब साथ में ये 2 पॉइंट्स भी याद रख लें, शायद एमसीक्यू वगैरह है तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंस। तो फिर डिस्टेंस याद रखिएगा, नंबर 1 ये टाइम पीरियड इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर 2 इस जी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कहेंगे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ किसकी है, लेंथ ऑफ थ्रेड। अच्छा, थ्रेड में ना हुक भी शामिल होगा, जिससे आपने धागा बांध रखा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जी पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ठीक है जी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने आंसर देना है। लो जी, ये था 10.3। तो 10.4 की स्टेटमेंट देखिएगा। 10.4 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम या मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी कि वो किस टाइप की वेव है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डियर स्टूडेंट्स आप टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं टाइप्स ऑफ शाबाश वेव्स, एक मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वो कौन से टाइप की वेव है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको डिस्टेंस प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब सिर्फ यही नहीं लिख देना, आगे भी आंसर लिखना है, प्रॉपर तरीके से वर्डिंग लिखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट, देखें क्वेश्चन में ही आंसर है, यहीं से स्टार्ट कर दें। डू नॉट, रट्टा लगाना भी आसान, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम या ऑफ मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर, आगे वही क्वेश्चन लिख रहा हूं सारा, फॉर देयर प्रोपेगेशन। लो जी, ये आपका होगा आंसर। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे साथ में ये हेडिंग भी मेंशन करेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें आप बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आपके पास लाइट वेव है, और लाइट के बाद आप अगर लिखना चाहें तो रेडियो वेव्स लिख दें, एटसेट्रा। बस एग्जाम्पल के तौर पे 2 एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 10.5। तो 10.5 क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन when they move from deep to shallow water, what change occurs in speed of waves। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि रिपल टैंक में जब प्लेन वेव्स का रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अक्कर होता है, तब डियर स्टूडेंट्स वो जो प्लेन वेव्स हैं वो डीप वाटर से शैलो वाटर मूव करती है। तो फिर उस टाइम बताएं व्हाट चेंज अकर्स इन स्पीड ऑफ वेव्स। तो वेव्स की स्पीड में क्या चेंज आएगा। तो ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपको हम टॉपिक में समझा चुके हैं, बाकायदा आपको यहाँ पे शैलो और डीप वाटर के एमसीक्यूज बनवाए थे। तो अगर आपने वहाँ पे चीज़ें सारी नोट की हुई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट आया तो फिर यहाँ पे किस तरह से आंसर देगा, देखें ये इस क्वेश्चन से एमसीक्यू बनेगा लाजमी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आंसर आप इस तरह से मेंशन करेंगे, व्हेन वेव्स मूव्स फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर देन देयर वेवलेंथ एंड स्पीड। या वो वेवलेंथ पूछेगा या स्पीड, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पीड। तो वेवलेंथ आपसे पूछे अगर एमसीक्यू में, तब भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर याद रखिएगा वेवलेंथ एंड स्पीड क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी। बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर आंसर यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा, क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा, ये रिलेशन है। अब यहाँ से वेवलेंथ और V ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 3 चीज़ें दी गई हैं तो इनमें जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो V का लैम्डा के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्ट। तो लेंथ, वेवलेंथ क्या हो रही है, कम, तो V भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये प्रॉपर आपने आंसर इस तरह से लिखना है। अब जरा इसको डायग्राम से भी समझ लें कि क्या यही चीज़ आपको वहाँ पे नज़र आ रही है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वाटर के अंदर क्या है, सपोज करें जनरेटर है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो सपोज करें यहाँ पे ये सारा डीप वाटर शो किया हो गया है, ठीक है, यहाँ पे सारा डीप वाटर वाला रीजन है। तो यहाँ पे ये प्लेन वेव्स शो की गई हैं ब्लू कलर से। तो यहाँ पे डीप वाटर में ये प्लेन वेव्स हैं,
और यहाँ पे शैलो वाटर है। शैलो वाटर में ये जो आपको रेड कलर से लाइन नज़र आ रही है, ये समझें कि ये आपके पास शैलो वाटर की प्लेन वेव्स है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे देखें डीप, डेप्थ, तो जहाँ डेप्थ होगी वहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, याद रख लें। तो डेप्थ के केस में वेवलेंथ ज़्यादा है, तो एक प्लेन वेव का ये फ्रंट समझ लें और एक प्लेन वेव फ्रंट ये समझ लें। तो इन क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस याद है ना, वेवलेंथ कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसे वेवलेंथ ही कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा, और यहाँ देखें ये गैप क्या है, कम, तो यहाँ वेवलेंथ क्या है, कम है। तो डीप वाटर में वेवलेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा, और शैलो वाटर में वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम। तो फिर वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि फ्रॉम डीप टू शैलो, तो शैलो पे आके बताना है। तो जब डीप से शैलो में आएंगे तो शैलो में क्या हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। तो वेवलेंथ कम हो जाएगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि v का रिलेशन डायरेक्ट है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। तो वेवलेंथ अगर शैलो में कम हुई है तो स्पीड भी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो आप सोच रहे होंगे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों रहेगी। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सोर्स को चेंज करने से, इन फैक्टर्स को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तब चेंज होगी जब इस सोर्स को चेंज करेंगे। तो प्लेन वेव्स जब डीप वाटर से शैलो वाटर में आई हैं तो क्या सोर्स आपने चेंज कर दिया था, नहीं, सोर्स तो वही था जो पहले ले रखा है आपने। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था 10.5 क्वेश्चन। तो ये थी हमारे पास इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।